Hello student, this is Mehnaz Khan. Student, today we will know how to write analytical paragraph which is recently included in 10th class syllabus at place of story writing. Now you have to write an analytical paragraph. This is not just like the simple paragraph as you have written many times. Paragraph simply when we are having any topic and we write the minimum one page or one paragraph, it is totally different from that paragraph. This is analytical paragraph. Analytical means you have to analyze the things. It may be possible that you will get any data, any hint, any picture you will get in exam, and on the basis of given data you have to express your views. You will compare the things which is given you. In exam you will get a long composition question. See that, write an analytical paragraph on the basis of the given map, chart, report, line graph, etc. in about 150 to 200 words. As I already told that there will be a data like map you will get, chart, report और any line graph, bar graph, pie graph, कुछ भी हो सकता है, आपको एग्जाम में मिलेगा. And data is given with that graph and then you will एनालाइज दैट थिंग. आप उस डेटा को कंपेयर करके जो उससे आपको एक रिपोर्ट बनती है उस तरह का एक पैराग्राफ लिखेंगे. ये एक लॉन्ग कंपोजिशन होगा जिसके लिए आपको 10 मार्क्स मिलेंगे और इसकी मिनिमम वर्ड लिमिट 150 टू 200 वर्ड्स होगी. Firstly, we will know what is analysis. Analysis is the detailed examination of the element or structure of something. मीन्स किसी भी चीज़ को डिटेल में बहुत ज़्यादा एग्जामिन करना, उसका अच्छे से निरीक्षण करना उसके एलिमेंट्स का और उसके स्ट्रक्चर को बिल्कुल क्लियर करना, दैट इज़ कॉल्ड एनालिसिस. एनालिटिकल पैराग्राफ से क्या सेंस होती है? एन एनालिटिकल पैराग्राफ ले आउट एंड एक्सप्लेन द एविडेंस दैट सपोर्ट योर थीसिस. उस पैराग्राफ में जो हमें थीसिस मिला है उसके बेस पर हमें अपने आइडियाज़ देने हैं जो उसको सपोर्ट करें, उसको प्रूव करें. नाउ द क्वेश्चन इज अराइजेस, व्हाट इज थीसिस? थीसिस इज अ स्टेटमेंट दैट डिक्लेयर दैट व्हाट यू बिलीव एंड व्हाट यू इंटेंड टू इम्प्रूव. मीन्स वो स्टेटमेंट आपका जो आपको ये डिक्लेयर करने के लिए हेल्प करता है कि आप उस डेटा के बेस पर क्या बिलीव कर रहे हैं और क्या आपकी इंटेंशन है कि इसको कैसे इम्प्रूव किया जाएगा. इन दिस क्वेश्चन यू कैन गेट एनी मैप, चार्ट, लाइन ग्राफ. एज ऑलरेडी वी डिस्कस दिस. आपको चार्ट इस तरह से भी मिल सकता है, जैसे यहाँ पर 2 बार दिए हुए हैं, दिस इज़ बार ग्राफ. और 2 थिंग का कंपेयर करना है हमें, ब्लू टू रेड को कंपेयर करना है, या फिर आपका लाइन ग्राफ भी हो सकता है जो आपको एग्ज़ाम में दिया जाए. आपको एक पिक्चर भी दी जा सकती है लाइक दिस. एज COVID-19 इज स्प्रेड ऑल ओवर इन द वर्ल्ड, so you can get this type of a picture. In this picture you can see that if gray portion is there, then it means no confirmed case of corona. If dark red is there, it means more than 1000 cases. इफ़ लाइट रेड इज़ देयर तो 501 to 1000 के बीच में है. तो आप इस तरह से कंपेयर भी कराया जा सकता है. जैसे कि अगर हम चाइना की बात करें, दिस इज़ ब्लैक, मीन्स यहाँ पर तो अनलिमिटेड केसेस हैं. बट उसके बाद सबसे ज़्यादा केसेस कहाँ हैं? जापान में है, आपका रेड आ रहा है, ईरान में रेड आ रहा है, इटली में आ रहा है डार्क. उसके बाद 3rd नंबर पर जो एरिया आते हैं. तो इस तरह का भी कोई आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिल सकता है. या फिर आपको एक सेपरेट बार अलग अलग दिए जा सकते हैं जो उस चीज़ की इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कंडीशन को बता सकते हैं. या फिर आपको 2 बार पेयर में दिए जा सकते हैं जब 2 चीज़ों को कंपेयर कराना हो. मेन पर्पस क्या है? एनालिटिकल पैराग्राफ को बाय पिक्चर्स, बाय डेटा, बाय ग्राफ, पाई चार्ट के थ्रू बताने से मतलब सेंस आती है कि हम उसको विजुअल स्टिमुलस करें, वो हमें स्टिमुलेट करने के लिए हो. मीन्स हमारे सामने वो सारी चीज़ आ जाए,
एक पिक्चर हमारे सामने हो जिसको हमें अपने व्यूज़ में एक्सप्लेन करना है. द मेन पर्पज ऑफ राइटिंग स्किल इज दिस, दैट हाउ मच स्टूडेंट इज कैपेबल to express the right explanation of that data, so that to clear this purpose, this at the place of a story, analytical paragraph will be coming in your exam, जिससे आप बहुत अच्छे से अपने व्यूज़ को एक्सप्लेन कर सकें, जो आपको उस डेटा से समझ में आ रहा है उसको बहुत अच्छे से एनालाइज कर सकें. इट विल बी द रियल टेस्ट ऑफ योर skill, your understanding. Analytical paragraph must include these 3 elements. वैसे तो इसमें कोई बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसका यही फॉर्मेट है, लाइक आर्टिकल, ईमेल, लेटर, लेकिन फिर भी जब हम एनालिटिकल पैराग्राफ लिखते हैं तो उसके लिए हमारे माइंड में एक उसका फॉर्मेट होना चाहिए कि हमें पहले क्या लिखना है, बाद में हमें क्या लिखना है. जैसे कि इसमें फर्स्ट आता है हमारा इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में क्या करना है हमें कि हमें उस टॉपिक को, उस प्रॉब्लम को थोड़ा इंट्रोड्यूस कराना है. उसके बाद आता है उसकी बॉडी. बॉडी मीन्स कंटेंट. इसके 2 या 3 भी पैराग्राफ हो सकते हैं. आप उसको मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 पैराग्राफ में लिख सकते हैं. एंड द लास्ट पैराग्राफ विल बी कंक्लूजन और ओवरव्यू. हम उस चीज़ को जो हमने एक्सप्रेस किए हैं, अपने व्यूज़, जो हमने डेटा को कंपेयर किया है, उसको हम कंक्लूड करें. अब इंट्रोडक्शन में को भी थोड़ा सा हम क्लियर कर लें. इंट्रोडक्शन से हमारी सेंस है इंट्रोड्यूस द थीसिस. हम पहले उस थीसिस को इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं. डायरेक्ट हम प्रॉब्लम पे जंप नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक हल्का सा रिव्यू दे रहे हैं. बॉडी से सेंस क्या है कि एलोबरेट योर एनालिसिस. हम उसे बिल्कुल विस्तार से समझा रहे हैं उसको. कंक्लूजन, कंक्लूड योर एनालिसिस. अब जो हमने एनालिसिस किया है, ऑब्जर्वेशन किया है, उसको हम कंक्लूड कर रहे हैं, और वो कंक्लूडन हमारा जो है लास्ट में जो है एक पॉजिटिव वे में जाना चाहिए. अब एक माइंड में क्लियर कर लेते हैं कि इसके लिए हमें मार्क्स का जो डिवीज़न होता है, बोर्ड एग्ज़ाम में मार्क्स का डिवीज़न डिफरेंट टाइप से होता है. जैसे कि हमें, अगर हम इसकी फॉर्मेट की बात करें, यहाँ पर फॉर्मेट में सिर्फ टाइटल आएगा कि जो उस पैराग्राफ का हमें टाइटल लिखना है उसके लिए हमें 1 मार्क्स मिलेगा. उसके बाद आता है इसका कंटेंट. कंटेंट के लिए यहाँ पर 4 मार्क्स हैं. फिर उसके बाद आ जाता है हमारा एक्सप्रेशन, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, रिलेवेंट वर्ड्स एंड स्पेलिंग. इन सब के लिए हमें मिलने हैं 2.5. कंसिस्टेंसी एंड सिग्निफिकेंस ऑफ आइडियाज़ एंड स्टाइल, इसके लिए भी हमें 2.5 मार्क्स मिलने हैं. टोटल हमें मिलना है 5 मार्क्स. यहाँ पर हमारे 5 मार्क्स हो जाते हैं. हियर 1 ऑलरेडी हमारे टाइटल के लिए हो चुका है, 4 हमारे कंटेंट के लिए हो चुका है, 5 मार्क्स हमारे एक्सप्रेशन, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी के लिए, रिलेवेंट वर्ड्स, स्पेलिंग के लिए, कंसिस्टेंसी के लिए और सिग्निफिकेंस आइडियाज़ के लिए. लेट अस सी वन क्वेश्चन, इट विल बी क्लियर इन योर माइंड. एक क्वेश्चन को समझते हैं पहले. द लाइन ग्राफ below shows change in the amount and type of fast food consumed by Australian teenagers from 1975 to 2000. किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखने से पहले उस क्वेश्चन को हमें अच्छे से माइंड में क्लियर करना चाहिए कि वो हमसे क्या चाहता है. जैसे कि अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो हमें पहले ये क्या बता रहा है कि एक लाइन ग्राफ है जो आपको दिखाएगा कि जो ऑस्ट्रेलियन टीनेजर हैं उन्होंने 1975 टू 2000 के बीच में फास्ट फूड का क्या कंज्यूप्शन किया. फिर उसके बाद क्या कहता है, समराइज द इंफॉर्मेशन बाय सिलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर एंड मेक कंपैरिजन वेयर रिलेवेंट. जहाँ पर ज़रूरी है वहाँ हमें कंपैरिजन करना है डेटा में और उसको समराइज करना है. उसके लिए वर्ड लिमिट दी है हमें 150 टू 200 वर्ड. चार्ट क्या है हमारा, ये चार्ट है. इसमें कंज्यूप्शन ऑफ फास्ट फूड ऑफ ऑस्ट्रेलियन टीनेजर का दिखाया गया है. अब आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ आइटम्स ईटन पर ईयर.
अब इसमें यहाँ पर नंबर ऑफ़ आइटम दिए हैं साइड में, नीचे हमारे यहाँ पर देखा जाए तो ईयर दिए हैं 1975 टू 2000 के बीच में। अगर हम इधर देखें तो यहाँ पर हमारी ब्लू लाइन दी गई है पिज़्ज़ा के लिए, ये लाइन दी गई है। फिश एंड चिप्स के लिए रेड लाइन दी गई है, और जो हैम्बर चीज़ अदर्स थिंग्स हैं जो हमारी, वो ग्रीन लाइन दी गई है। अब इसमें क्या दिखाया जा रहा है कि हमारी जो ग्रीन और ब्लू लाइन है दोनों इंक्रीजिंग नंबर्स में है, नीचे से 0 से ऊपर की तरफ जा रही हैं, जबकि जो हमारी रेड लाइन है जो फिश और चिप्स वाला मैटर है वो ऊपर से 100 से नीचे की तरफ आ रहा है, वो डिक्रीजिंग कंडीशन में है। तो हमें इन तीनों को आपस में कंपेयर करना है। सी इंट्रोडक्शन द ग्राफ। अब उसका हम इंट्रोडक्शन देते हैं। यू नीड टू गिव विद द 2 to 3 सेंटेंस दैट स्टेट व्हाट द लाइन ग्राफ शोज। इंट्रोडक्शन में हमारे 2 से 3 सेंटेंस से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। कोशिश करें कि इंट्रोडक्शन की हेडिंग्स ना डालें। ये हेडिंग्स आपको सिर्फ माइंड में सेट करनी है, इनको हेडिंग नहीं डालनी है। आपको पैराग्राफ लिखना है, बीच में आप एक एक लाइन का गैप ले सकते हैं डिफरेंट पैराग्राफ्स में, या आप हाफ लाइन छोड़कर आगे से लिखना शुरू कर सकते हैं, जिससे मीन्स एग्जामिनर को क्लियर हो कि ये डिफरेंट पैराग्राफ है। ओनली द पर्पज इज दिस। अब क्या लिखना है? हेयर इज एन एक्सप्लेनेशन फॉर द अबाउ लाइन ग्राफ। पहले उसमें दिया गया है इंट्रोडक्शन। द लाइन ग्राफ कंपेयर द फास्ट फूड कंज्यूमशन ऑफ टीनेजर इन ऑस्ट्रेलिया between 1975 and 2000, a period of 25 years। अभी क्या बता रहा है कि ये 25 ईयर के पीरियड का कंपैरिजन दिखा रहा है कि टीनेजर ने जो फास्ट फूड का कंज्यूमशन किया ऑस्ट्रेलिया में वो कैसे किया। ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। अब आ जाती है हमारी बॉडी। बॉडी के लिए हमें मिनिमम 2 पैराग्राफ लिखने हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखना है? यू कैन नाउ गिव मोर specific detail in the body paragraph and look at the graph what things are similar and what things are different। अब इसमें हमें क्या देखना है? अब हमें इनमें सिमिलैरिटी और जो उसमें डिफरेंट है, अब इनमें हमें जो है चेंजेस को नोटिस करना है। अब देखते हैं इसमें क्या लिखा जाएगा। एज वी हैव ऑलरेडी आइडेंटिफाई इन द ओवरव्यू द कंज्यूमशन ऑफ फिश एंड चिप्स डिक्लाइन ओवर द पीरियड। रेड लाइन नीचे जा रही है, तो फिश और चिप्स का कंज्यूमशन डिक्लाइन हो रहा है, डिक्लाइन होना कम हो रहा है। वेयर एज द अमाउंट ऑफ पिज़्ज़ा हैमबर्गर्स दैट वर ईटन इंक्रीज। जो पिज़्ज़ा है और बर्गर्स है वो जो है उसका क्या है, वो इंक्रीजिंग नंबर में आ रहा है, वो ज़्यादा खाया जा रहा है। सो इट इज़ क्लियर दैट पिज़्ज़ा एंड हैमबर्गर्स वर फॉलोइंग अ सिमिलर पैटर्न। दोनों एक सिमिलर पैटर्न में जा रहे हैं। ग्रीन लाइन और ब्लू लाइन को देखें, दोनों ही बढ़ते जा रहे हैं। बट फिश एंड चिप्स वर डिफरेंट। चिप्स और फिश को जो है कम पसंद किया जा रहा है। ऑन दिस बेसिस यू कैन यूज़ दीज एज योर ग्रुप एंड फोकस 1 पैराग्राफ ऑन फिश एंड चिप्स। मतलब यहाँ ये आपको समझाने के लिए कहा जा रहा है। तो अब क्या लिखते हैं हम? इसके फर्स्ट पैराग्राफ का कंटेंट क्या होना चाहिए हमारा? इन 1975 द मोस्ट पॉपुलर फास्ट फूड विद ऑस्ट्रेलियन टीनेजर वॉज फिश एंड चिप्स। अब बिल्कुल हम 1900 की बात कर रहे हैं, तो वहाँ उस टाइम सबसे ज़्यादा 100 की रेंज में ऊपर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर फूड क्या था? चिप्स एंड फिश, being eaten 100 times a year. This was far higher than pizza and hamburgers, which were consumed approximately 5 times a year. अब यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि ये जो है 5 टाइम मतलब उससे बहुत ज़्यादा था। And however, apart from a brief rise again from 1980 to 1985, the consumption of fish and chips gradually declines over the 25 years time scale to finish at just under 40। अब यहाँ क्या कह रहा है कि 80 से 85 के बीच में ये कंज्यूमशन जो फिश और चिप्स का हुआ है ये डिक्लाइन हुआ है बहुत तेज़ी से, और धीरे धीरे 25 साल में ये 40 की रेंज में आ गया 100 से। अगर आप रेड लाइन को देखें तो ऊपर ये 100 की इसमें है और उसके बाद ये 40 की रेंज में आ गया है।
Now the next second paragraph, as you can see the focus is on fish and chips. अगर हम देखें कि चिप्स और फिश पे फोकस करें, दिस डज नॉट मीन यू शुड नॉट मेंशन द अदर टू फूड्स. अब हमने चिप्स और फिश की बात कर दी, तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो दो अदर फूड्स की लाइन है हम उसको ना बताएं. एज यू शुड स्टिल मेक कंपैरिजन ऑफ द डेटा एज द क्वेश्चन आस्क्ड. यहाँ पर ये आपको समझाने के लिए कहा जा रहा है, ये आपको लिखना नहीं है. ये समझा रहे हैं कि आपको कंपैरिजन दिखाना है. पहले आपने फिश और चिप्स के बारे में बता दिया इन फर्स्ट पैराग्राफ, लेकिन सेकेंड इसका मतलब ये नहीं है कि अब जो दूसरे फूड्स हैं, जो अदर डेटा दिया गया है, हम उसका यूज़ ना करें. उसका यूज़ हम कहाँ करेंगे? इन सेकेंड पैराग्राफ. चलिए अब सेकेंड पैराग्राफ देख लेते हैं. कंक्लूजन. सेकेंड पैराग्राफ में हमें इसका कंपैरिजन दिखाना है ईयर वाइज. उसमें आपको खुद मेंशन करना है इन विच ईयर यू हैव टू स्टार्ट द पैराग्राफ दैट कंज्यूमशन ऑफ पिज़्ज़ा एंड हैमबर्गर्स वर इन 1975 zero level and it was increasing rapidly since the year of 1882 1995 तक ये बहुत तेज़ी से बढ़ा है. इवन ये 100 की रेंज में आ जाता है. पिज़्ज़ा और हैमबर्गर्स 80 to 100 के बीच में आते हैं, और उसके बाद ये 2000 में दोनों लगभग एक स्टेट लेवल में चलते हैं. फिर उसके बाद आ जाती है हमारी बात कंक्लूजन और ओवरव्यू की. ओवरऑल द कंज्यूमशन ऑफ फिश एंड चिप्स डिक्लाइन over the period, whereas the amount of pizza and hamburgers that were eaten increase. अब ये क्या कह रहा है कि जो सारा ओवरऑल इसका हमारा कंक्लूजन निकल कर ये आता है कि जो भी ये फिश और चिप्स है उसका कंज्यूमशन जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से डिक्लाइन हुआ है, जबकि पिज़्ज़ा और हैमबर्गर्स की बात करते हैं तो ये बहुत तेज़ी से बढ़ा है. अब हमने इस एनालिटिकल राइटिंग में ये सीखा कि हमें क्या ध्यान रखना है अपने आंसर में. इंट्रोडक्शन, बॉडी में फर्स्ट पैराग्राफ, बॉडी में ही सेकंड पैराग्राफ एंड देन कंक्लूजन. ये हमारे बेसिक पैराग्राफ होने चाहिए जो हमारे माइंड में हो कि हमें इन पे करना है वर्क. अब इसमें हमें कुछ पॉइंट पर फोकस करना है. टेक टाइम टू रीड थ्रू द मॉडल एंड पे द अटेंशन टू. नंबर 1, द कंटेंट ऑफ ईच पैराग्राफ. अलग अलग पैराग्राफ का कंटेंट अलग अलग बेस होना चाहिए. इंट्रोडक्शन जो है वो हमें सिर्फ फॉर्मल इन्फॉर्मेशन दे रहा है. जो उसका मेन बॉडी है उसमें पहले हम एक चीज़ का कंपैरिजन बता रहे हैं, फिर बाकी चीज़ों का करते हैं. द यूज़ ऑफ वर्ब्स, नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव का यूज़ हमें प्रॉपर वे में करना है. लास्ट में हमें कंक्लूड करना है. द लॉजिकल ऑर्डर ऑफ इंफॉर्मेशन इन बॉडी पैराग्राफ. और हाँ, ये एक सीक्वेंस में हमें लिखना है. ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में ही हम उसका कंक्लूजन दे दें. तो हमें अपने माइंड में रखना है कि हमें किस सीरीज़ में वर्क करना है. इसके लिए कुछ वोकैबुलरी को हमें ध्यान में रखना चाहिए. जैसे कि अगर हम लाइन ग्राफ की बात कर रहे हैं तो अपवर्ड ट्रेंड के लिए हम क्या यूज़ करेंगे. अगर हम वर्ब में यूज़ कर रहे हैं तो हम राइज यूज़ कर सकते हैं. अगर हम उसको नाउन बना रहे हैं अराइज कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं. नाउन के रूप में करना है एंड इंक्रीज़ कर सकते हैं. क्लाइम फिर नाउन की कंडीशन में आ जाता है तो अ क्लाइम. ग्रो वर्ब की तरह है. अगर हमें नाउन यूज़ करना है अ ग्रोथ कर सकते हैं, गो अप कर सकते हैं. अगर डाउनवर्ड ट्रेड में हमें दिखाना है कि कोई चीज़ डिक्लाइन हो रही है तो हमें डिक्रीज, ड्रॉप, अ ड्रॉप, फॉल, अ फॉल, डिक्लाइन ऑफ डिक्लाइन वर्ड यूज़ कर सकते हैं. इसी तरह से हम लाइन ग्राफ के लिए भी कुछ टाइम से रिलेटेड फ्रेजेस यूज़ कर सकते हैं. जैसे ओवर द नेक्स्ट 3 years, 3 days later, in the following 3 days, the next 3 days show over the period from to, between, and the last year, the final year, the first year, at the beginning of the period, at the end of the period. Like this type of phrases we can use. अदर वोकैबुलरी भी यूज़ कर सकते हैं. अब जैसे कि हम इसको यूज़ कर सकते हैं फ्लक्चुएट, अ फ्लक्चुएशन, डिप, अ डिप, रिमेन स्टडी, रिमेन स्टेबल, रिमेन अनचेंज, लेवल ऑफ, पीक एट, रीच अ पीक ऑफ, हिट अ हाई ऑफ, हिट अ लो ऑफ, बॉटम आउट और प्लेट्यू.
Let us see one more question. The paragraph below gives information about change in the birth and death rate in New Zealand between 1901 to 2101. Summarize the information by selecting and reporting the main feature and make comparison where relevant. अब ये क्या कह रहा है कि न्यूजीलैंड में जो 1901 से 2101 के बीच में बर्थ और डेथ रेट में चेंजेस हुए हैं, उसके बारे में हमें डिटेल बतानी है और उसके लिए हमें एक ग्राफ दिया जा रहा है. लेट अस सी द ग्राफ. ग्राफ में क्या दिया गया है? बर्थ एंड डेथ. यहाँ पर ये बर्थ एंड डेथ 000 दे रही है, तो ये 1000 दिखा रहा है. तो ये जो हमारे नंबर हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, दीज आर द नंबर्स. अब नीचे हमारे पास क्या दिया जा रहा है? ये 1000 की संख्या है. अगर 20 पर है तो 20,000, 10 पर है 10,000. नीचे हमारे ईयर्स दिए गए हैं. 1901, 1921, 10 ईयर्स का गैप दिया गया है. अब हमारी जो डार्क लाइन है ये हमारी बर्थ को बता रही है कि हमारे यहाँ की बर्थ जो है हमारे 1961 में कितनी बिल्कुल पीक पर, इसको देखें तो बिल्कुल यहाँ पर पीक पर पहुँच रही हैं ये. ठीक है, उसके ऊपर पीक तक बनी हुई है. मीन्स जनसंख्या पॉपुलेशन बढ़ी है बहुत ज़्यादा. फिर धीरे धीरे अगर हम देखें तो वो 2101 तक थोड़ी इसकी कंडीशन कम हुई है. अब अगर हम डेथ को देखें तो डेथ की बिल्कुल ये थोड़े लाइट लाइन है. तो पहले डेथ का लेवल कम था और फिर फाइनली जब अगर हम उसको देखें तो डेथ का लेवल जो है 2061 से यहाँ पर अगर 2061 देखें तो यहाँ से बिल्कुल हायर रेट पर चल रहा है. तो अब इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका. द ग्राफ शोज चेंज इन द बर्थ एंड डेथ रेट्स इन न्यूजीलैंड सिंस 1901 and forecast trend step until 2101. ये फोरकास्ट किया जा रहा है, आगे तक का बताया जा रहा है कि 2101 तक क्या रहना है. फर्स्ट पैराग्राफ देखते हैं. बिटवीन 1901 एंड द 2041 द बर्थ रेट हैज़ बीन कंसिस्टेंटली हायर देन द डेथ रेट. 2041 से 1901 से 2041 के बीच में जो है लगभग ये बढ़ा है डेथ रेट. and it stood at the 20,000 at the start of this period and increased to peak of 66,000 in 1961. स्टार्टिंग में 20,000 था और बढ़ते बढ़ते ये 66,000 आ गया 1961 में. Since then the rate has fluctuated between 65 and 50,000 and it is expected to decline slowly around 45,000 births by the end of the century. ये यहाँ पर जो है डिक्लाइन हो रही है थोड़ा थोड़ा 65 से 50,000 के बीच में, और ये लगभग 45,000 जो है बर्थ रेट जो है सेंचुरी के एंड तक डिक्लाइन हो रहा है. सेकेंड पैराग्राफ. In contrast, the death rate started below 10,000 and has increased steadily until the present time. अब यहाँ कह रहे हैं इसका कंट्रास्ट, इसका अपोजिट अगर लिया जाए तो डेथ रेट जो है वो 10,000 कम हुआ है, धीरे धीरे ये जो लो गया है एंड हैज़ इंक्रीज स्टेडली, फिर उसके बाद इंक्रीज हुआ है अंटिल द प्रेजेंट टाइम. दिस इंक्रीज इज एक्सपेक्टेड to be more rapid between 2021 and 2051. ये जो इंक्रीजिंग लेवल आया है 2021 से 2051 के बीच में आया. when the rate will probably level off at around 60,000 before dropping slightly in 2101. अब इसमें हमने दोनों पैराग्राफ में कंपैरिजन किया है. अब नाउ वी हैव टू कंक्लूड द थिंग्स. Overall, these opposing trends mean that the death rate will probably overtake the birth rate in around 2041. या क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जो डेथ रेट वो जो है बर्थ रेट को ओवरटेक करेगा 2041 तक किया उसने. एंड द लार्ज गैप बिटवीन टू लेवल विल बी रिवर्स इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस सेंचुरी. और जो उसका लार्ज गैप है उसको रिवर्स कर दिया जाएगा लगभग लास्ट तक इस सेंचुरी के. आई होप दिस
एक्सप्लेनेशन इज़ क्लियर। आपको समझ में आ गया होगा इन दोनों क्वेश्चन से कि आपको कहाँ कहाँ क्या करना है, इंट्रोडक्शन में कैसे लिखना है, बॉडी के दोनों पैराग्राफ में अलग अलग कैसे कंपैरिजन करना है ना। फाइनली वी हैव टू कंक्लूड इन लास्ट पैराग्राफ, और वो भी बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए। अब हम कुछ वेकेबलरी देख सकते हैं कि अगर हमने फर्स्ट पैराग्राफ में कुछ डिफरेंट वेकेबलरी यूज़ की है, जैसे कि बिटवीन, प्रेजेंट टाइम, कंसिस्टेंटली, दिस पीरियड, इंक्रीज, पीक, फ्लक्चुएटेड, डिक्लाइन, सेंचुरी, कोई डिफरेंट वेकेबलरी होती है तो हमारा जो राइटिंग पार्ट है वो थोड़ा इम्प्रेसिव हो जाता है। इन सेकेंड पैराग्राफ, इन कंट्रास्ट, स्टीडली, रैपिड, प्रोबेबली, ड्रॉपिंग स्लाइटली। इस तरह से हम डिफरेंट वेकेबलरी यूज़ कर सकते हैं अपने राइटिंग को इम्प्रेसिव बनाने के लिए। अब जैसे कि इसमें 150 to 200 वर्ड दिए गए हैं, वी विल नॉट काउंट द वर्ड्स। एक चीज़ हमें माइंड में रखना है कि हम काउंट नहीं करना है, और मिनिमम हमारा 190 से ऊपर हमारे वर्ड होने चाहिए। 190 से 250 के बीच में होना चाहिए। भले ही वो 200 लास्ट बोला है, लेकिन वहाँ पर कोई एग्जामिनर आपके वर्ड्स को काउंट नहीं करता है, तो वो दिखने में जो आपका कंटेंट है वो सफिशेंट होना चाहिए। होप दैट every point is clear in your mind, and you have understood that how to divide the paragraph. Writing must be neat and clean. Every paragraph should be clear. हर पैराग्राफ हमें अलग दिखना चाहिए कि दिस इज़ डिफरेंट पैराग्राफ। उस पैराग्राफ की डिमांड के अकॉर्डिंग ही हमें उस कंपैरिजन को उस जगह करना है, उस कंटेंट को डिस्कस करना है, और डिफरेंट वेकेबलरी का यूज़ करना है। Okay, student. Thank you, students. Have a good